नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद जरूरी और हालिया फैसले की पड़ताल करेंगे। जी। ये मामला है मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य का। और ये फैसला ना सीधे तौर पर हम सबके मतलब हर नागरिक के एक मौलिक अधिकार से जुड़ा है। हाँ, ये गिरफ्तारी के समय जो अधिकार मिलते हैं उससे जुड़ा है। बहुत बिल्कुल। तो हमारी इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह मतलब कारण बताने की कानूनी प्रक्रिया असल में क्या है। क्या ये कारण हमेशा लिखकर ही दिए जाने चाहिए? यही सवाल था इस केस के सेंटर में। सही। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब एक अहम व्यवस्था दी है। हाँ, तो मामला जुड़ा है एक काफी दुखद हिट एंड रन घटना से। याचिकाकर्ता थे मिहिर शाह, जिन पर गंभीर आरोप थे। जी। उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये पूरी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। उनका मेन पॉइंट ये था कि भी मुझे गिरफ्तारी के आधार लिखित में नहीं दिए गए। अच्छा। और ये उनके हिसाब से संविधान के आर्टिकल 22(1) के तहत जो उनका मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है। तो यहाँ जो बेसिक सवाल उभरा वो ये था कि क्या गिरफ्तारी की वजह लिखित में देना हर तरह के मामले में, मतलब चाहे वो BNS जो पहले IPC थी जैसे सामान्य कानून के तहत हो, क्या ये जरूरी है? हाँ, ये बड़ा सवाल था। या फिर इसमें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए कोई छूट है, कोई गुंजाइश है? आइए इसी कानूनी पहलू को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। अच्छा, पहले बहुत संक्षेप में जान लेते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। हाँ, बैकग्राउंड जरूरी है। 7 जुलाई 2024 की बात है। मुंबई में एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर पर पति पत्नी थे, दोनों घायल हुए, लेकिन पत्नी कार में फंस गई और दुखद रूप से उनकी मौत हो गई। ओह, बहुत दुखद। हाँ, और आरोप ये था कि ड्राइवर मौके से भाग गया। पुलिस ने फिर जांच की, CCTV फुटेज, फास्ट ट्रैक वगैरह जो भी सबूत मिले, हाँ, सबूत जुटाए। उसके आधार पर मिहिर शाह को 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। अब यहाँ से वो कानूनी पहलू शुरू होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी। मिहिर शाह ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया। उनकी दलील थी, जैसा मैंने कहा, कि उन्हें संविधान के आर्टिकल 22(1) और BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले CRPC थी, उसकी धारा 47 के तहत गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं दिए गए। ओके, ये उनका मेन ग्राउंड था। हाँ, और अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले कुछ फैसलों का हवाला दिया। इसमें खास थे पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जी, PMLA वाला केस। हाँ, और प्रबीर पुरकायस्थ बनाम स्टेट NCT दिल्ली, वो UAPA का मामला था। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों मामले ना PMLA और UAPA जैसे स्पेशल मतलब ज्यादा सख्त कानूनों से जुड़े थे। जी हाँ, स्पेशल एक्ट्स हैं यहाँ। में देना जरूरी है ताकि व्यक्ति अपना बचाव ठीक से कर सके। तो याचिकाकर्ता का तर्क था कि भाई ये सिद्धांत तो मौलिक अधिकार से जुड़ा है, तो ये तो सब पर लागू होना चाहिए, सिर्फ स्पेशल कानूनों पर ही क्यों? सही। उनका कहना था कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये तो थी याचिकाकर्ता की दलील। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार मतलब महाराष्ट्र सरकार, उनका इस पर क्या कहना था? देखिए, महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि भाई BNSS की धारा 47 या संविधान का अनुच्छेद 22(1) ये तो कहता है कि आधार सूचित किए जाएं, इन्फॉर्म किए जाएं। अच्छा। पर इसमें कहीं भी लिखित शब्द का इस्तेमाल तो है नहीं, एक्सप्लिसिटली रिटन नहीं लिखा है। ओके। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो पंकज बंसल और प्रबीर पुरकायस्थ मामले हैं वो स्पेशल कानूनों के हैं, उनके प्रावधान, उनकी प्रक्रियाएं अलग होती हैं और उनके फैक्ट्स भी इस हिट एंड रन मामले से काफी अलग थे। तो उन फैसलों को आप सीधे सीधे यहाँ लागू नहीं कर सकते। हाँ, यानी केस टू केस बेसिस पर देखा जाना चाहिए, ये कहना था उनका। हाँ, कुछ ऐसा ही। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पहले माना था कि लिखित आधार नहीं दिए गए थे, पर उन्होंने गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया था क्योंकि मामला गंभीर था और सबूत भी थे। हाँ। अच्छा, इस मामले की अहमियत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी यानी न्यायालय मित्र भी नियुक्त किया था। एक सीनियर वकील थे वो। हाँ, जो कोर्ट की मदद करते हैं। जी। एमिकस ने एक तरह से बैलेंस्ड व्यू रखा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के आधार बताना ये तो हर मामले में जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अनुच्छेद 22(1) का कोर है। बिल्कुल। चाहे अपराध सामान्य कानून के तहत हो जैसे BNS या स्पेशल कानून के तहत। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि संविधान या जो प्रोसीजरल लॉ है मतलब BNS या CRPC वो साफ तौर पे ये नहीं कहते कि आधार हमेशा लिखित में ही दिए जाएं। अच्छा। हाँ, खासकर BNS जैसे सामान्य अपराधों के लिए। तो उनका सुझाव था कि पंकज बंसल और प्रबीर पुरकायस्थ के फैसलों को उनके खास संदर्भ में देखना चाहिए और एक प्रैक्टिकल रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा
कि आधार उचित समय के अंदर और खास तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने पहली पेशी से पहले जरूर दिए जाने चाहिए, चाहे लिखित हों या नहीं। तो ये काफी मतलब कॉन्ट्रास्टिंग तर्क थे। एक तरफ मौलिक अधिकार की बात, दूसरी तरफ कानून में क्या लिखा है और प्रैक्टिकल मुश्किलें। जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम सवाल को फिर कैसे सुलझाया? किन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पर फोकस किया? कोर्ट ने सबसे पहले संविधान के जो बुनियादी सिद्धांत थे उनको देखा। आर्टिकल 21 जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हाँ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बिल्कुल। और आर्टिकल 22(1) जिसमें 2 खास अधिकार हैं। एक तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार और दूसरा अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि देखिए, गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की आजादी पर सबसे सीरियस अटैक है। सही बात है। जैसा कि कोर्ट ने पहले भी अर्नेश कुमार और जोगिंदर कुमार जैसे लैंडमार्क केसेस में कहा है, गिरफ्तारी से व्यक्ति की इज्जत जाती है, समाज में बदनामी होती है, मानसिक तनाव होता है। हाँ, गहरा असर पड़ता है। बहुत गहरा। इसलिए गिरफ्तारी की जो पावर है उसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए ही होना चाहिए। ये मनमाना नहीं हो सकता। यानी सिर्फ कारण बता देना काफी नहीं है। असल मकसद ये है कि व्यक्ति उसे समझकर अपना बचाव कर सके। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कोर्ट ने आर्टिकल 22(1) के उद्देश्य को, उसकी आत्मा को समझा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि हाँ भाई बता दिया। अच्छा। इसका असली मकसद है गिरफ्तार व्यक्ति को इस लायक बनाना कि वो समझ सके कि उसे पकड़ा क्यों गया है, क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर ही तो क्या कर पाएगा वो। पहली बात, लीगल एडवाइस ले पाएगा, वकील कर पाएगा। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट के सामने जब उसे पेश किया जाएगा तो अपनी रिमांड का मतलब पुलिस हिरासत को आगे बढ़ाने का विरोध कर सकेगा। हाँ, ये कह सकेगा कि मुझे क्यों रखा जा रहा है। एग्जैक्टली। और तीसरा, वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकेगा। कोर्ट ने सुहास चकमा और अशोक बनाम यूपी जैसे मामलों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि कानूनी सहायता का अधिकार खासकर रिमांड स्टेज पर बहुत जरूरी है। और ये तभी असरदार होगा जब बंदे को पता हो कि उस पर इल्जाम क्या है। इसके साथ ही BNSS की धारा 48 भी है जो पहले CRPC 50A थी। हाँ, जिसमें दोस्त या रिश्तेदार को बताने की बात है। बिल्कुल, कि गिरफ्तार व्यक्ति के दोस्त या रिश्तेदार को भी गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी। तो ये सब चीजें मिलकर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाती हैं। समझ गई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उन 2 मुख्य सवालों पर किस नतीजे पर पहुंचा? पहला, क्या आधार बताना हमेशा जरूरी है, सामान्य अपराधों में भी? इस पर कोर्ट का जवाब एकदम साफ और मजबूत था। हाँ, हमेशा, अनएम्बिगुअसली यस। ओके। अनुच्छेद 22(1) एक मौलिक अधिकार है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई छूट नहीं है। अच्छा। ये BNIPC जैसे सामान्य कानूनों और स्पेशल कानूनों दोनों के तहत होने वाली सभी गिरफ्तारियों पर बराबर लागू होता है। गिरफ्तारी का कारण बताना एक अनिवार्य संवैधानिक जरूरत है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या ये आधार लिखित में होने चाहिए? और अगर हाँ, तो कब तक दिए जाने चाहिए? क्योंकि यहीं पर असली कंफ्यूजन था। हाँ, बिल्कुल। ये इस फैसले का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है और यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन साधा है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैसे? कोर्ट ने पहले तो ये माना कि हाँ, संविधान के अनुच्छेद 22(1) या निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े अनुच्छेद 22(5) में साफ तौर पर लिखित यानी इन राइटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं है। जो राज्य सरकार का भी तर्क था। जी। लेकिन कोर्ट सिर्फ शाब्दिक व्याख्या पर नहीं रुका। कोर्ट ने पंकज बंसल और प्रबीर पुरकायस्थ मामलों में जो अपना ही तर्क दिया था उसे आगे बढ़ाया। उन केसेस में कोर्ट ने लिखित आधारों के फायदों पर जोर दिया था। क्या फायदे बताए के? कोर्ट ने कहा कि लिखित रूप में आधार देने से 2 मुख्य उद्देश्य पूरे होते हैं। एक, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब ये पक्का हो जाता है कि जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंची है, उसमें कोई भ्रम या घालमेल नहीं है, जो बताया वही लिखा है। ओके। और दूसरा विवाद से बचाव, अवॉइडेंस ऑफ डिस्प्यूट्स। बाद में इस बात पर कोई झगड़ा नहीं हो सकता कि आधार बताए गए थे या नहीं, या क्या बताए गए थे। हाँ, मौखिक बात से तो कोई भी मुकर सकता है। बिल्कुल। मौखिक संवाद में हमेशा गलतफहमी या बाद में इनकार करने की गुंजाइश रहती है। लिखित चीज एक रिकॉर्ड बन जाती है। फिर कोर्ट ने हरिकिशन और लल्लू भाई जोगी भाई पटेल जैसे पुराने संविधान पीठ के फैसलों का भी जिक्र किया। ये निवारक निरोध के मामले थे, जिनमें कहा गया था कि आधार ऐसी भाषा और लिपि में होने चाहिए जिसे हिरासत में लिया गया व्यक्ति समझ सके। अच्छा, समझ आने वाली भाषा में। हाँ, कोर्ट ने माना कि यही सिद्धांत अनुच्छेद 22(1) पर भी लागू होना चाहिए।
तो इन सब बातों को मिलाकर प्रभावी संचार और अनुच्छेद 22(1) के असली उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि आधार लिखित में और उस भाषा में दिए जाने चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति आसानी से समझता हो। तो लिखित में देना ही होगा। कोर्ट ने इसे आदर्श तरीका, आइडियल मोड कहा और कहा कि इसी को अपनाया जाना चाहिए। ये रूल है। लेकिन वो जो बात उठी थी कि अगर मौके पर गिरफ्तारी हो, जैसे पुलिस ने किसी को चोरी करते या हमला करते रंगे हाथों पकड़ लिया, क्या तब भी अधिकारी पहले कागज पर लिखकर आधार तैयार करेगा? इसमें तो टाइम लगेगा और हो सकता है अपराधी भाग जाए या सबूत मिटा दे। ये एक बहुत वाजिब और प्रैक्टिकल सवाल है और कोर्ट ने इस पे भी गौर किया। उन्होंने माना कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे आपने कहा अपराध स्थल पर तत्काल गिरफ्तारी, जहां आरोपी के भागने का खतरा हो या पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो। ऐसे सिचुएशन में अगर ऑफिसर पहले पेपर वर्क में लग गया तो गिरफ्तारी का मकसद ही फेल हो सकता है। तो फिर कोर्ट ने इसका हल कैसे निकाला? क्या कोई स्पष्ट नियम बनाया जो दोनों सिचुएशंस, मतलब नॉर्मल गिरफ्तारी और ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी को संभाल सके? हाँ, कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल प्रक्रिया तय कर दी है जिसे अब से फॉलो करना होगा। इसमें 3-4 मुख्य बातें हैं। बताइए। पहला, सामान्य नियम, द रूल। गिरफ्तारी के आधार लिखित में ऐसी भाषा में जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता है दिए जाने चाहिए। ये अब से नॉर्म है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है। ये खासतौर पर उन मामलों में लागू होगा जहां गिरफ्तारी पहले से प्लान की गई है या जांच के बाद डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हो रही है, जैसे आर्थिक अपराधों में होता है या जब किसी को नोटिस देकर बुलाया और फिर गिरफ्तार किया। ओके, और दूसरा पॉइंट? दूसरा, अपवाद, द एक्सेप्शन। अगर किन्हीं असाधारण परिस्थितियों, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की वजह से गिरफ्तारी के समय या तुरंत बाद लिखित आधार देना संभव ना हो, जैसे रंगे हाथों पकड़ना, तो अधिकारी को मौके पर मौखिक रूप से आधार बताने होंगे, ओरली इन्फॉर्म करना होगा। अच्छा, तो मौखिक बताना काफी है ऐसे में? नहीं, यहीं पर तीसरा पॉइंट आता है। मौखिक बताना काफी नहीं है। तो फिर? तीसरा, समय सीमा, द टाइमलाइन। ऐसी असाधारण स्थिति में मौखिक रूप से बताने के बाद भी लिखित आधार बाद में उचित समय के भीतर विद इन रीजनेबल टाइम दिए जाने चाहिए। और ये उचित समय कितना होगा? ये तो बड़ा अस्पष्ट सा है। नहीं, कोर्ट ने इसे भी साफ कर दिया है। ये उचित समय का मतलब है किसी भी हाल में गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पहली बार रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले लिखित आधार जरूर मिल जाने चाहिए। अच्छा, ये 2 घंटे वाली बात बहुत स्पेसिफिक है। रिमांड मतलब जब पुलिस कोर्ट से कस्टडी मांगती है। हाँ, जब पुलिस अदालत से कहती है कि हमें पूछताछ के लिए इसे अपनी हिरासत में रखना है, उसकी परमिशन, तो उस सुनवाई से कम 2 घंटे पहले लिखित आधार देना अनिवार्य है। समझ गए। और चौथा पॉइंट? चौथा है परिणाम, द कॉन्सिक्वेंस। कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा है कि अगर इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, मतलब लिखित आधार समझी जाने वाली भाषा में और खासकर रिमांड से 2 घंटे पहले देने की समय सीमा का उल्लंघन होता है, तो ऐसी गिरफ्तारी और उसके बाद दिया गया रिमांड आदेश दोनों अवैध माने जाएंगे। अवैध मतलब कानून की नजर में वो गिरफ्तारी और हिरासत सही नहीं होगी और इसका सीधा नतीजा ये होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करना होगा। ही मस्ट बी रिलीज्ड। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नतीजा है। जी हाँ, ये फैसला इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये पहली बार सभी प्रकार के अपराधों के लिए, मतलब सिर्फ स्पेशल कानूनों के लिए नहीं बल्कि बीएनआरसीपी वगैरह सबके लिए गिरफ्तारी के आधार लिखित में देने की प्रक्रिया और एक निश्चित समय सीमा, वो रिमांड से 2 घंटे पहले वाली को इतने साफ तौर पर स्थापित करता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये नियम और प्रक्रिया सिर्फ इसी केस पर लागू नहीं होगी बल्कि अब से होने वाली सभी गिरफ्तारियों पर लागू होगी। अच्छा, आगे से सब पर लागू? हाँ, ये अनुच्छेद 22(1) के तहत जो मौलिक अधिकार मिला है उसे जमीनी स्तर पर और ज्यादा असरदार और सार्थक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसने कानून में जो एक ग्रे एरिया था, एक अस्पष्टता थी, उसे काफी हद तक दूर कर दिया है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये फैसला एक तरफ तो जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके मौलिक अधिकारों, खासकर सूचना पाने और कानूनी मदद लेने के अधिकार को मजबूती देता है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ ये पुलिस की जो प्रैक्टिकल मुश्किलें हैं, खासकर तुरंत एक्शन वाली सिचुएशन में, उनको भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करता, एक बैलेंस साधने की कोशिश दिखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सार ये है कि अब से गिरफ्तारी के आधार लिखित में देना, समझी जाने वाली भाषा में देना और रिमांड सुनवाई से कम 2 घंटे पहले देना, ये एक अनिवार्य कानूनी जरूरत बन गई है।
इसका सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड एक्सेप्शन है, वो भी सिर्फ तुरंत देने की मजबूरी से छूट देता है। बाद में लिखित रूप में देना तब भी जरूरी है। तो उम्मीद यही है कि इससे गिरफ्तारी की प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी, निष्पक्षता बढ़ेगी। हाँ, और शायद वो विवाद कम होंगे कि बताया था या नहीं बताया था। एग्जैक्टली। ये नागरिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत के बीच एक अहम संतुलन स्थापित करता है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। जरूर। ये फैसला निश्चित रूप से प्रक्रिया को स्पष्ट करता है और अधिकारों की रक्षा भी करता है, पर क्या इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं जैसे उचित समय, रीजनेबल टाइम और असाधारण परिस्थितियां, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, क्या इनकी व्याख्या को लेकर, इनको इंटरप्रेट करने को लेकर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और निचली अदालतों के सामने नई चुनौतियां नहीं आएंगी? ये एक वैलिड पॉइंट है। जमीनी स्तर पर इसका क्या असर होगा? क्या पुलिस को अपनी जो वर्किंग स्टाइल है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, सोचने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।